Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this is class lecture 4 on atomic nucleus for class 12 NEET and JEE. But this class also cover nuclear reactors. So, and later for graduation classes or your MSc classes, you can also follow these classes. Okay, but this is not for only class 12 also. Okay, so this class I will be discussing on first जो है फिशन एंड जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, सो ये क्यों बताऊंगा। सो फिशन, फिशन क्या है। सो फार वी हैव डिस्कस द रिएक्शंस जो है हीलियम प्लस जो है ये आपका जो है अल्फा पार्टिकल जो बेरिलियम में हिट करने के बाद आपको कार्बन एंड न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। बट ये जो रिएक्शन जो है आपका साइड रिएक्शन है ना, ये आपका जो है साइड रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन में आपका जो है न्यूक्लियस में, मेन न्यूक्लियस में कुछ इफेक्ट नहीं होती है। बट और एक चीज बताऊंगा, यूरेनियम 235, ये देखिए यूरेनियम 235 जो है इसको अगर न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करेंगे सो इसमें क्या होता है, बेरियम जो है 56 141 एंड क्रिप्टॉन 92, ये इस टाइप का दो लगभग सिमिलर मास का जो है सिमिलर मास का ये होता है और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होती है। और इसमें भी और यूरेनियम का ये न्यूट्रॉन से भी हिट करने के बाद जेनॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, जेनॉन 54 134 और जो है स्ट्रॉन्सियम, ऐसा स्ट्रॉन्सियम जो है 3800 और 2 न्यूट्रॉन। सो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस, साथ में आपका ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये लगभग एक फिशन में आपका लगभग 181 से लगभग 200 MeV इतना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इतना एनर्जी एक एटम के लिए। ओके, सो ये जो फेनोमेनन देखे मतलब एक न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस ऐसी है, सो एक न्यूट्रॉन से आप बॉम्बार्ड कर रहे हैं, जा रहे हैं और ये इसके साथ धक्का करके दो ये इसमें मतलब इसका न्यूक्लियस ही तोड़ दिया। सो इस टाइप का हम थोड़ा बाद में इसको एनिमेशन में दिखाएंगे कैसे ये होगा, है ना। सो आपको जो है थोड़ा और भी अच्छा से ग्रेस्पिंग होगा। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फिशन। दिस इज डिस्कवर्ड बाय ऑटो हान जो है आपका मेटनर ऑटो रोबर्ट फ्रीज और स्ट्रसमन इन 1939 पे। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फिशन। सो आपका जो है यूरेनियम 235 का जो है अब वहाँ पे जो न्यूट्रॉन से उसको बॉम्बार्ड किया जा रहा है ना। सो आप देखिए एसिलेटेड जो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन आके आपका यहाँ पे यूरेनियम 235 एटम को ये किया और ह्यूज एनर्जी निकला। अब वो जो है न्यूक्लियर तोड़ने के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन बना, है ना। सो इस तरीके से जो 3 न्यूट्रॉन अगेन और नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियस को जो है यूरेनियम 235 न्यूक्लियस को फिर से वो ये करेगा। तो इस तरीके से जो है चेन रिएक्शन होते रहे। सो उसके बाद आपका जो है ये सब डेवलप होगा, फिर उसमें फर्स्ट जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब और ये सब जो है ये सब बताएंगे 1945 में जो ये हुआ था। फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स, इसमें एटम बॉम्ब का कैलकुलेशंस और ये सब जो है, फिर न्यूक्लियर उसको अच्छा सोसाइटल बेनिफिट के लिए क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो बेसिकली जो आप देखेंगे, सो 2 to 3 न्यूट्रॉन और साथ में एक फिशन से आपका एनर्जी निकल रहा है 200 MeV। सो इसको आप सोसाइटी का मतलब आपके पास नेचर ने बहुत कुछ दिया है। क्या इन्होंने कहाँ से मिला, यूरेनियम का 2 और ये नेचुरल यूरेनियम, सो नेचर ने आपको दिए। और नेचर में भी और एक न्यूट्रॉन मिलता है, ये जो है मतलब यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम का 2 आइसोटोप जो है ये जो है ये फिशन नहीं होता है इससे, इसको बोलते हैं फर्टाइल, है ना। मतलब इसको कन्वर्ट करके बाद में
आपका जो है प्लूटोनियम में कन्वर्ट करने के बाद वो फिसाइल एंड फर्टाइल, इसे बाद में बताएंगे। ये बोलता है फर्टाइल और ये है फिसाइल। फिसाइल मतलब इस न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है, बट इसको तोड़ा नहीं जा सकते। अब ये जो न्यूट्रॉन का हम बात कर रहे हैं ना, सो ये न्यूट्रॉन में ये जो है इसको स्लो न्यूट्रॉन से ये होता है ना। सो ये जो है आपका स्लो न्यूट्रॉन है ना, स्लो न्यूट्रॉन और जो है थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। ओके, सो ये कैसे बनते हैं, सो ये सब बताएंगे जो है कुछ एमईवी कुछ ईवी ऑर्डर के जो है ना, तो उसमें जो है अब ये जो न्यूट्रॉन, सो एक एटम से आपका 200 एमईवी एनर्जी निकलता है। सो एक ग्राम, सो एक ग्राम जो है आपका यूरेनियम 235 में कैलकुलेट कर सकते हो कितना एटम है, वहां से आपको जो मिलता है 7.4 इंटू 10 जूल। सो इतना एनर्जी मिलता है एक ग्राम यूरेनियम से। और ये जो एनर्जी आपको मिलता है 3000 टन जो है कोल, इतना बर्न करने के बाद आपको 3000 टन कोल बर्न के बाद आपको इतना एनर्जी मिलता है जो एक ग्राम यूरेनियम से मिलता है। अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा जो ये सब कोल इंडस्ट्री जो है थर्मल पावर पर, इससे हम न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ जाए। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या होती है उसमें, सो इसमें हमारे जो ये इतना जो कोल जो है कार्बन फुटप्रिंट इतना बनता है, जो इतना नेचर जो है आपका जो इतना पोल्यूशन हो चुका है, सो समहाउ वी कैन मैनेज बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी के बारे में सो अभी बताएंगे आपको। दिस इज द वन ऑफ द प्राइम गोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना। सो न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके बारे में बात करेंगे, जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएगा। सो आपको फर्स्ट जो स्टेप है, आपको न्यूट्रॉन जो ये है उसको थर्मल करना है। तो थर्मल कैसे आप थर्मल कर सकते हो, सो थर्मल करने के लिए आपको न्यूट्रॉन को आपको क्या करना है, जो है न्यूट्रॉन को, जैसे हम जो है आप जो है छोटे छोटे है ना, तो आपको जो है वो आपका इक्विवेलेंट जो लोग है उससे आप टकराएंगे तो आपको मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। सो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का जो है ये हाइड्रोजनियस मटेरियल, सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लगभग इसका मास इक्विवेलेंट, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज्यादा है बट उसका लगभग सेम भाई भाई जैसे, है ना। सो अब ये हाइड्रोजनियस कुछ मटेरियल जो है जहां पे हाइड्रोजन टाइप का रहता है, जैसे पैराफिन, वाटर, वाटर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें और जो है आपका थोड़ा सा ये है, इसको बोलता है D2O, ये आपका हेवी वाटर। D2O मतलब ये D मतलब जो है ये इसका जो आइसोटोप, ये जो है डॉयटेरियम। सो ड्यूटेरियम और डॉयटेरियम जो है, सो ये इसका जो वाटर, जिसको हेवी वाटर प्लांट, ये सब ये न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारे ये एस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग ऑलरेडी न्यूक्लियर प्लांट में जिनका पापा काम करते हैं तो उनका तो पता ही है। सो ये हाइड्रोजनस मटेरियल से न्यूट्रॉन हिट करने के बाद क्या होता है, जो है इक्विवेलेंट लोगों से लड़ाई करने के बाद उसको क्या कहते हैं, एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। सो दिस मटेरियल, और जो है आपका ग्राफाइट, ग्राफाइट में भी वही है ग्राफाइट। सो ये मटेरियल से जो है इसको बोलता है मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब इसके थ्रू होके जाएगा, सो न्यूट्रॉन का एनर्जी कम हो जाएगा। क्यों एनर्जी कम चाहिए, ये हम देखेंगे। न्यूट्रॉन का जो है क्रॉस सेक्शन जो है जो लो एनर्जी में आपका ये फिशन क्रॉस सेक्शन, फिशन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन होने का प्रोबेबिलिटी, ये आपका एनर्जी। सो जितना एनर्जी न्यूट्रॉन का कम रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका रिएक्शन होगा। तो इसलिए न्यूट्रॉन का जो है थर्मलाइज करते हैं ना। तो थर्मलाइज करने के बाद इसको जो है आपको, आप ये जो रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन से आप जो है क्या कर सकते हो। सो आप देखिए ये जो रिएक्शन है आपका, इस रिएक्शन का दो इफेक्ट है। एक आप आइदर इसको सोसाइटल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, और डेवास्टेटिंग जो है आपको ब्रॉम के बारे में बात की है ना, सो वो भी यूज कर सकते हो आप। सो एक न्यूट्रॉन से आपका लगभग क्या, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे यूरेनियम 235 में हिट किया, तो 3 न्यूट्रॉन मिला आपको, है ना। तो ये 3 न्यूट्रॉन लगभग है ना, 2 से 3 न्यूट्रॉन मतलब लगभग एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन निकल, तो 3 न्यूट्रॉन मानते हैं। सो 3 न्यूट्रॉन से आपका ये जो यूरेनियम, इसमें यहाँ पे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा इसमें हिट करने के बाद,
यहाँ यहाँ जो है यहाँ पे जो यूरेनियम 235 है, सो यहाँ से फिर क्या होगा आपका, ये भी 3 होगा। सो ये जो रिएक्शन जो है आप क्या देख रहे हो, इसको चेन रिएक्शन बोलता है, चेन रिएक्शंस। सो एक न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, 27 न्यूट्रॉन, तो इस टाइप में जो है आपका बढ़ती जाएगा। सो इतना जो है आप, ये आपका यूरेनियम, ये सैंपल जो है यूरेनियम 235, अगर न्यूट्रॉन इतना बढ़ते जाएगा, सो इसका जो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, है ना। सो ये जो इतना जितना जल्दी सब रिएक्शन होकर एनर्जी निकलेगा, सो जस्ट लाइक ऑफ योर जो है एटॉम बॉम्ब, एटॉम bomb. So this is uncontrolled, uncontrolled जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो ये चेन रिएक्शंस इसमें। अब ये जो चेन रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो इस चेन रिएक्शन को हम जो है कॉन्टिन्यूस स्टीडी एनर्जी मिल सकते हैं, है ना। सो स्टीडी एनर्जी मिलने के लिए आपको क्या है, चेन रिएक्शन को एक जो है कंट्रोल रॉड। सो कंट्रोल रॉड क्या है, सो कंट्रोल रॉड अगर इसमें एक सैंपल के अंदर जो है जहां पे आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, वो भी बताएंगे रिएक्टर स्टडी में कैसा कैसा उसका स्ट्रक्चर। सो उसमें जो है बोरोन जो है स्टील का रॉड के ऊपर जो है बोरोन कोटिंग, बोरोन कोटिंग जो है स्टील रॉड और जो है कैडमियम, कैडमियम ये क्या है, इन दोनों मटेरियल जो है आपका, ये दोनों है न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर मतलब ये न्यूट्रॉन ये कर देते हैं। सो न्यूट्रॉन यहां से अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं। सो ये रिएक्शन को अगर आप जो है स्टीड, तो आप ये जो कंट्रोल रिएक्शन करेंगे, मतलब चेन को आपने ब्रेक कर दिया, सो इस कंट्रोल रिएक्शन में आप करेंगे तो आपको एक स्टेडी पावर आउटपुट मिल सकता है, मतलब स्टेडी पावर आउटपुट। सो ये जो प्रिंसिपल है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब वो स्ट्रेटेजी बताएंगे, ओके। अभी जो बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ओके, है ना। सो न्यूक्लियर रिएक्टर का ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या है, एक जो है आपका इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के इंफिनिटी, ये क्या है, न्यूट्रॉन जेनरेशन जो है, ये जो है न्यूट्रॉन जेनरेशन इन जो है आयत जो है रिएक्शन जो है ना, बाय जो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब्ड इन I-1 जनरेशन। सो ये क्या है, सो न्यूट्रॉन जनरेशन मतलब जो लास्ट जो सैंपल है, मान लीजिए ये आपका रेडियो एक्टिव सैंपल है ना, ये यूरेनियम 235 है। सो यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ अभी, है ना। एब्जॉर्ब होने के बाद मतलब I-1 जनरेशन में न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, और ith जनरेशन जो है इसके बाद जनरेशन जो है आपका जो है इसमें वो भी, तो इसमें ये जनरेशन में जो है कितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, है ना। सो कितना एब्जॉर्ब हुआ बाय कितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, तो इसको बोलता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो इट डिटरमाइंस न्यूट्रॉन ग्रोथ रेट, है ना। इट डिटरमाइंस न्यूट्रॉन ग्रोथ। सो न्यूट्रॉन किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, अभी k इक्वल टू 1 मतलब जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ उतना न्यूट्रॉन ही आपको ये हुआ। सो दिस इज कॉल्ड जो है क्रिटिकल कंडीशन, मतलब ये आपका जो है स्टेडी स्टेट। सो इसी स्टेडी स्टेट में ये आपको रखना है, अदरवाइज न्यूट्रॉन प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे चेन रिएक्शन बढ़ेगा, फिर आपका जो है बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस हो। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सो इफ k ग्रेटर देन 1 दिस इज सुपर क्रिटिकल, है ना, सुपर क्रिटिकल। सो सुपर क्रिटिकल मीन्स
जो है आपका, आप सुपर क्रिटिकल का जैसे आपका बात आ रहा है, सो आप इस टाइप का रिएक्शन मतलब अब है ओवर पावर ये हो रहा है। सो उसमें ये आपका जो है 1986 में चेरनोबिल, चेरनोबिल ये आपका यूक्रेन में, यूक्रेन में है ना, अभी जहां वायर हो रहा है। सो यूक्रेन में चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, सो टोटल प्लांट आपका ये हो गया। आप दूसरे न्यूक्लियर, दूसरे रिएक्टर से, थर्मल रिएक्टर से इसका क्या खतरा है वो भी बताएंगे। सो टोटल रेडियो एक्टिव सैंपल्स इज जो है डिस्पर्सिंग इनटू योर नेचर, एनवायरमेंट, वाटर बॉडीज and everything is contaminated. So this is the biggest problem of nuclear reactor. But if you can manage it with safe and handle it carefully, this is our basically prime goal of atomic energy जो है, जो ARB देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सो दिस इज अंडर योर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, है ना। सो ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो है प्राइम ऑब्जेक्ट, सो प्रोड्यूस सेफ न्यूक्लियर पावर एंड टू डिलीवर सेफ पावर टू ह्यूमन काइंड, है ना। सो लॉन्ग रेंज में उसका भी बारेंगे, आपका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके भी बारे में थोड़ा सा बाद में बताएंगे। सो फर्स्ट जो है आपका के इन्फिनिटी। सो के इन्फिनिटी जो है, के एक इफेक्टिव है जो है के इन्फिनिटी इंटू पी एन एल, ये आपका नॉन लीकेज प्रोबेबिलिटी। ये भी बताएंगे कैसे कैसे न्यूक्लियर न्यूट्रॉन लीकेज भी होता है ना रिएक्टर से, सो उसका बारे में भी बताएंगे। सो ये जो है बेसिकली जो रिएक्टर काइनेमेटिक्स ये पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा ऊंचा क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। सो ये आपका जो है फोर फैक्टर ईटा जो है एप्सिलॉन पी एफ, ये भी बताएंगे, है ना। सो ये 4 फैक्टर फॉर्मूला आप थोड़ा सा थोड़ा ऊंचा क्लास में सीखेंगे ये सब डिटेल्स, है ना। सो बेसिकली अब ये जो आप बताए आपको क्या क्या फैक्टर। सो अब के इक्वल टू 1, इसमें आपको रिएक्टर का ऑपरेटिंग कंडीशन क्रिटिकल, है ना। अब जो है, अब ये जो रिएक्शन को आपको सस्टेन करना है ना। सो रिएक्टर रिएक्शन आपको सस्टेन करना है, इसका मतलब आपको एक जो है, जो आपने तो अब ऐसा ऐसा गोला टाइप का ये बना दिया, है ना। सो क्रिटिकल वॉल्यूम और साइज ऑफ द सैंपल इज रिक्वायर्ड। सो क्रिटिकल साइज एंड वॉल्यूम मतलब, अब जैसे हम सरफेस वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो जो है किसकी किसी केस में कम है, सबसे कम सरफेस किसका है, गोला का, है ना। सो गोल का जो, इसलिए तो वाटर जो बूंदे गिरते हैं ना, वाटर बबल इज लाइक ये गोला, है ना, उसका टोटल सरफेस टेंशन कम है, उसका जो है सरफेस रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसीलिए गोला होती है। अब इसकी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है ना, तो सरफेस एरिया का मतलब सरफेस टेंशन भी कम है। सो बेसिकली आपका जो है, आप थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन पे जा रहे थे। सो आपको जो सैंपल को आपको लगभग गोल सैंपल में रखना है, और एक वॉल्यूम है जो VC क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको वो क्रिटिकल वॉल्यूम आपको रखना है, अदरवाइज यू कैन नॉट अचीव के इक्वल टू 1। अगर के लेस देन 1 तो रिएक्टर धीरे धीरे बंद हो जाएगा ना। अगर के लेस देन 1 मतलब न्यूट्रॉन जनरेशन जो है बिल्कुल ही कम हो रहा है। सो आपका जो है ये जो है ये क्रिटिकलिटी अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। सो अब ये सुपर क्रिटिकल कंडीशन में तो एक्सप्लोजन है, इसी कंडीशन में रिएक्टर आपको सस्टेन नहीं होगा, तो मतलब आपको स्टेडी पावर यू कैन नॉट गेट। ओके, सो आपको एक क्रिटिकल वॉल्यूम मतलब आप अभी आएंगे, ये जो आपका डब्बा बना है ना, दिस इज योर रिएक्टर, है ना। इस रिएक्टर में आपका जो है न्यूक्लियर सैंपल्स जो है यूरेनियम 235 रखा जाता है। कैसे कैसे रखा है वो बताएंगे, है ना। सो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपको जो है ये इसमें न्यूक्लियर का इसमें जो फ्यूलिंग सब किया है। सो ये फ्यूलिंग इसको लगभग गोल टाइप का शेप में रखते हैं। सो ये फ्यूलिंग, सो आपको जो है क्रिटिकल वॉल्यूम और जो है न्यूट्रॉन का लीकेज भी कम करना है। न्यूट्रॉन लीकेज मतलब न्यूट्रॉन वहां से सैंपल से स्केप करके जा रहे हैं ना। सो न्यूट्रॉन, तो उसके लिए आपको एक रिफ्लेक्टर, इसमें ये जो है रिएक्टर के इसमें एक रिफ्लेक्टर डालता है ना, रिफ्लेक्टर डालने में क्या होता है, न्यूट्रॉन को सैंपल के अंदर ही वापस भेज देता है। अब ये जो सैंपल इसके अंदर जो है आपका मॉडरेटर भी है ना। सो ये मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को इसके अंदर जो है D2O, ये प्रेशराइज हेवी वाटर, प्रेशराइज जो है हेवी वाटर रिएक्टर PHWR का। सो
अभी जो है हेवी वाटर के केस में अभी जो है मतलब ये सिमेट्रिक डायग्राम जो है इसमें इसी में आपको ऐसा ब्लॉक डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया। ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ये हमको देखने के लिए मौका एक बार मिला था कैसे कैसे ये सब आता है ना। सो आपको यूरेनियम जो है, यूरेनियम ऑक्साइड से यूरेनियम फ्लोराइड सब जो है, यूरेनियम 235 ये जो सैंपल है ना, तो ये सैंपल का नेचर में बहुत ही कम मिलता है, 0.7% इसका। अब इसका एनरिचमेंट, मतलब इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसका भी एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में, उसको एनरिचमेंट करते हैं, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं सैंपल में। सो ये जो है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड करके आपको जो है येलो सैंपल से आपको बढ़ा के उसको यूरेनियम का कंटेंट बढ़ाते हैं ना, यूरेनियम 235 जो आपका फिसाइल मटेरियल। अब ये मटेरियल बनाने के बाद आपको छोटा छोटा एक ये ट्यूब के अंदर छोटा छोटा ऐसा एक पैलेट टाइप का बनाते हैं, ये जो है पैलेट। सो ये इस टाइप का पैलेट फॉर्म करती है। सो पैलेट फॉर्म ये ट्यूब के अंदर कैलेंड्रिया ट्यूब जो है ये सब आतेंगे, थोड़ा सा जब रिएक्टर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे। उसमें उसमें ये जो है इसके अंदर जो है कैलेंड्रिया ट्यूब के अंदर जो है वो सब उसमें धीरे धीरे आपको आपका वो छोटा छोटा पैलेट को डालता है। सो आप ये इस टाइप का एक क्रिटिकल वॉल्यूम बनाना है। सो क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जो है आपको जो है वो आता है आपका जो है टोटल आपका एनरिचमेंट करने के बाद। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन जो क्रिटिकल वॉल्यूम का कैलकुलेशन किए थे फार्मी ने, अदरवाइज आपको के इक्वल टू 1 आपको जो है अचीव नहीं कर पाओगे। अब के जब ज्यादा होगा तो ये आपका क्रिटिकलिटी मतलब K1 में रिएक्टर रनिंग कंडीशन में लाने में ये होगा। आप मान लीजिए आपका रिएक्टर चालू हो गया है ना, सो रिएक्टर चालू होने के बाद से ये आपका रिएक्टर है ना, सो ये जो है इस रिएक्टर में यहाँ पे सैंपल है। अब रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे एक कंट्रोल रॉड, ऐसा कुछ रॉड्स है। ये रॉड में आपका जो है बोरोन और कैडमियम ये रॉड जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। सो ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो न्यूक्लियर का रिएक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, है ना, रिएक्टिविटी एक टर्म बताया, वो भी बातें बताएंगे। सो ये जितना कितना रॉड को घुसाना है क्यों दैट जो है आपका के ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 आए, सो आपको सस्टेन पावर मिले। सो यहाँ से जो इसके अंदर जो है आपका ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, अगर PWR की केस में ये यहाँ पे वाटर है ना, वाटर के अंदर। सो ये इतना क्या होगा, इसका न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसमें वाटर तो काफी हीट होगा। सो वाटर कितना बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो उगलने लगेगा। अब उसको अगर प्रेशराइज करेंगे, ये आपका जो है प्रेशराइजर, प्रेशराइजर। सो प्रेशराइजर क्या है, प्रेशराइजर मतलब वाटर को हाई प्रेशर में रखते। सो प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये आपका ये जो क्रॉस टाइप के दिख रहे हैं सब पंप, इस पंप में इसको वाटर को इस पोजीशन पे ये जो है ये वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहे हैं। तो ये आपका जो है प्राइमरी लूप, ये आपका प्राइमरी लूप। सो प्राइमरी लूप में आपका जो है ये रिएक्टर के थ्रू होकर वाटर जा रहे हैं ना। सो ये दिस इज योर प्राइमरी लूप में ये जो वाटर फ्लो कर रहे हैं ये इसको बोलता है कूलांट। मतलब कूलांट क्या करते हैं, इसको रिएक्टर का कूल करके इसमें जाता है ना। सो कूलांट, इसलिए इस कूलांट का टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करते हैं, है ना, 300 डिग्री के ऊपर। सो क्यों, क्योंकि वाटर का तो 100 डिग्री में बॉयल हो जाता है, बट प्रेशराइज कर दिया ना, इसलिए आपको टेम्परेचर 300 डिग्री तक भी जा सकते हो बट विदाउट बॉइलिंग। ओके, सो ये आपका क्लोज लूप में जाता है। सो ये जो वाटर है आपका, ये जो कूलेंट जो है आपका रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे डिफरेंट रेडियो एक्टिव जो फिशन होने के बाद डिफरेंट रेडियो एक्टिव सैंपल बनती है ना, सो ये आपका वाटर में आ सकता है। सो ये जो लूप है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल। सो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, सो अब इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो आपको कैसे इस तरीके से रख सकते हो। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये इसके लिए ये जो टोटल जो पोर्शन है ना, ये जो है ये आपको एक
कंटेनमेंट के। सो ये है, ये जो है ये आपका जो है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट और जो है वेसल्स। सो कंटेनमेंट में मतलब एक कंक्रीट का बहुत ऐसा स्लैब। सो न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं पे भी देखेंगे सो आपको इस टाइप का डोम डोम स्ट्रक्चर मिलेगा और एक आपका जो है स्टैक मिलेगा। तो ये इस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर का देखो। सो ये एक तो एक जो है इसका एक अंदर में जो है दो टाइप का डबल कंटेनमेंट। सो एक आपका जो है ये कंटेनमेंट रहता है जो है जिसमें आपका जो है स्टील का पोर्शन रहता है और इसमें डबल कंटेनमेंट। सो ये आपका एक स्टील का और एक जो है आपका यहाँ पे, तो स्टील का क्या है, हाई एनर्जी गामा को रोकने के लिए। सो दिस इज शील्डिंग। सो दिस इज शील्डिंग ऑफ गामा एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है यहाँ पे, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है आपका कंक्रीट का। सो कंक्रीट का दो ऐसा शील्डिंग रहता है। सो अगर सुपर क्रिटिकल हो गया मतलब ओवर एक्सप्लोजन, सो ये कंटेनमेंट भी चेरनोबिल में केस में पूरा एकदम मतलब एटम बम जैसी, मतलब कहीं मतलब टीएनटी जैसा उसका पावर आती है ना, सो इसमें पूरा एकदम उड़ा के लेके चला जाएगा। बट अगर कंट्रोल रिएक्शन अगर के ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 रखेंगे तो सो हमको वहां से पावर मिलते रहेगा, कंटिन्यूअस पावर, है ना। सो ये कंटेनमेंट बताएगा। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको जो है एक स्टैक टाइप का मिलेगा, तो वहां से बहुत धुआं निकलते हैं, वो एक्चुअली धुआं नहीं है, क्या है वो भी बताएंगे। सो ये आपका कंटेनमेंट का बताया है ना। सो ये आपका ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर का इस टाइप का आप देखेंगे, कहीं एक डोम और साथ में एक स्टैक। सो ये आपका जो है कूलिंग टावर, कूलिंग टावर। सो ये हमारी कूलिंग टावर इधर है, ये वाला कूलिंग टावर। सो आप प्राइमरी लूप तो हो गया। सो ये जो वाटर जो है ये जाता है, इसको बोलता है हीट एक्सचेंजर। सो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है आपका सेल टाइप और ये टाइप का रहता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में आपका ये जो है ये लाइन, ये जो लाइन देखिए, तो इस लाइन में आपका वाटर पंपिंग होकर हीट एक्सचेंजर में गया। तो आप हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे जो वाटर है ये भी पंप आपका। सो यहाँ से जो, तो इधर अगर वाटर है, ये वाटर है, तो ये हीट एक्सचेंजर इसमें जाएगा तो ये बॉयल होने लगेगा ना। सो बॉयल होगा तो यहाँ से क्या होगा आपका वेपर प्रोड्यूस होगा, ये प्रेशराइज नहीं रहता है। सो यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होता है। सो ये वेपर जाके ये आपका टरबाइन, ये आपका टरबाइन ब्लेड में बहुत जोर से मतलब वो जेट जैसी जाता है जो आपका इसमें वेपर। सो ये टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में इसमें रहता है, ये मोटर के अंदर घूमते ये रहता है ना, इसको जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये रहता है तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पे रहता है ना। सो आप ये टरबाइन इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। अब ये छोटा छोटा हमने ड्रॉ किया ना, ये बहुत बड़ी एरिया में ये रहता है और इसके टरबाइन का इतना बड़ा जो है एक बड़ा बिल्डिंग जैसा, टरबाइन बिल्डिंग मतलब टरबाइन एक अलग बिल्डिंग है, छोटा टरबाइन नहीं है। टरबाइन एक दो मंजिल 3 मंजिल जैसी एक इतना बड़ा जो है आपका ये रहता है टरबाइन, इतना बड़ा टरबाइन, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और ये आपका मेन ये ग्रिड लाइन में जाता है। अब ये जो आपका जो ये आपका वेपर गया, तो वेपर को आपको यहाँ पे ये करना है, ये टरबाइन गया तो ये आपका जो है कंडेंसर। ये यहाँ पे कंडेंस कैसे करेंगे, यहाँ से जो तो ये वाला जो वाटर जाता है, ये वाटर ये है नॉन रेडियो एक्टिव, है ना, नॉन रेडियो एक्टिव। सो तो ये कंडेंस करने के लिए आपको क्या है, बाहर से जो है कूलिंग टावर से आपको ये आपका कूलिंग टावर, ये जैसे हमने बता रहा था ना, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में ये आपका डोम दिखेगा और एक आपका कूलिंग टावर दिखेगा। तो ये आपका कूलिंग टावर जहां से आपको धुआं निकलता है, जैसे नारोरा में आप देखेंगे गए होंगे आप तो कहीं सारे लगभग 40-50 आपका रिएक्टर ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, अब ये बताएंगे अभी आपको कहाँ कहाँ है। सो ये कूलिंग टावर से मतलब यहाँ से जो नॉर्मल वाटर ये आके आपको ये कूलिंग करते रहेगा और ये वेपर को जो है कूल करने के बाद ये वाटर बनते से ये वाटर फिर से इस साइकिल में जाएगा, वेपर बनेगा, टरबाइन घुमाएगा, फिर इधर कूलिंग होगा, फिर वाटर जाएगा, फिर हीटिंग होगा, वेपर बनेगा। तो ये एक साइकिल है, ये आपका दिस इज योर सेकेंडरी लूप, सेकेंडरी लूप। और ये जो नॉर्मल ये कूलिंग वाला टावर है ये आपका ये टर्शियरी लूप, थर्ड लूप जो है
टर्शियरी लूप, है ना। सो प्राइमरी लूप जो रेडियो एक्टिव, सेकेंडरी लूप जो है ये आपका टरबाइन और कंडेंसर इसमें रहता है, कंडेंसेशन होता है, और इसमें यहाँ पे कूलिंग टावर का जो ये है ये आपका टर्शियरी लूप। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता ही नहीं। तो कहीं पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर आप देखेंगे सो आइदर समुद्र के साइड में या बहुत बड़ी नदी की साइड में रहता है, क्योंकि इसको कूलिंग करने के बहुत बहुत पानी का जरूरत पड़ता है ना। सो इसीलिए यहाँ का जो है आपको इस टाइप का सेटअप चाहिए, है ना। सो आपको इस सेटअप में आप कहीं से रिएक्टर अभी आएंगे, क्योंकि लॉन्ग रेंज में आपको कोल और जो है पेट्रोलियम ये सब खत्म हो जाएगा। बट आपको जैसे अभी बताया ना 1 ग्राम जो है यूरेनियम 235 से जितना एनर्जी मिलते हैं 3000 टन जो है कोल का जैसी बर्निंग करने के बाद जितना एनर्जी, तो 1 ग्राम यूरेनियम से इतना मिलता है। सो लॉन्ग रेंज में हमारे पास जो है यूरेनियम अभी बताएंगे, अपने इंडिया में थोरियम है ना, तो उसका बारे में भी बताएंगे। सो ये जो यहाँ इसको बांध करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम स्टीडी पावर वी कैन गेट। ओके, अब ये जो रिएक्टर में है ना, ये रिएक्टर का ये कूलिंग टावर्स और ये सब जो है ये अभी बताएंगे। तो इसको थोड़ा सा एनिमेशन में आपको थोड़ा सा आप क्विकली एक देख लीजिए, है ना। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में आपका 3 क्लोज लूप रहते हैं। इस लूप में ये रेड कलर की पंप रहता है। इस पंप में क्या है, यहाँ पे प्रेशराइज वाटर रहता है। ये प्रेशराइज होने की वजह से यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 300 डिग्री तक जाता है, मतलब ये बॉयल नहीं होती है, ये कोर से टेम्परेचर लेता है और ये आपका हीट एक्सचेंजर में जाता है। सो हीट एक्सचेंजर में आपका जो है ये गर्म वाटर से यहाँ पे जो है ये बॉयल होके यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होती है और वेपर आपका टरबाइन में जाता है। टरबाइन से आपका जो है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आप ये जो वाटर को उसको कूल करने के लिए आपको जो है कूलिंग टावर से नॉर्मल वाटर जो है यहाँ पे आता है। नॉर्मल वाटर से कूलिंग करके यहाँ पे पंप के थ्रू ये वाला सेकेंड लूप चलाता है। ओके, सो अब ये जो है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आप इसका बारे में बात करें। सो आप इसका ये प्रोड्यूस, तो कूलिंग टावर से आपको क्या मिलता है, यहाँ से ये कूलिंग टावर से यहाँ पे आपको सिर्फ ये एयर वेपर ना, यहाँ पे कोल में जाओगे तो बहुत सारे धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलते रहते। बट न्यूक्लियर प्लांट में कूलिंग टावर में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एयर वेपर आता है। सो आपको कहीं पे भी रिएक्टर में बोलते हैं ना, रिएक्टर में भी धुआं निकलता है, ऐसा धुआं नहीं है, दिस इज योर एयर वेपर। ओके, हाँ, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल, सो रेडियो एक्टिव मटेरियल को आपको सेफली हैंडल करना है ना। आप दूसरे किसी के हाथ में चला गया तो डार्टी बॉम्ब और ये सब कुछ बना सकता है। सो ये जो रेडियो एक्टिव ये बांध करने के बाद जो है वास्ट है ना, रेडियो एक्टिव वास्ट हाई मॉडरेटर लो, हाई मॉडरेटर और लो डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज करते हैं। अब इसको जो है रीप्रोसेसिंग है ना, रीप्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मतलब ऑलरेडी बर्न होके जो मटेरियल बना तो वहां से कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप सेपरेशन करते हैं ना, जो आपका कैंसर की ट्रीटमेंट और इसके आदि में यूज होती है। सो आइसोटोप सेपरेशन हुआ तो वहां से जो मटेरियल यूरेनियम का ये यहाँ से भी आपको जो है प्लूटोनियम भी मिलता है ना। सो प्लूटोनियम का जो है वो भी दूसरा रिएक्टर में हम उसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको जो है ये आपका रिप्रोसेसिंग करने के बाद आपको न्यूक्लियर वेस्ट का जो है अमाउंट वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। अब ये जो रिप्रोसेसिंग करने के बाद फिर से पैलेट बना के उसको न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट है ना अपना डीई का बहुत सारे। सो ये जो मटेरियल का जो है फिर से प्रोसेस करने के बाद आपको रिएक्टर में यूज किया जा सकता है। अब जो बिल्कुल ही अब उसका हाई लेवल रेडियो एक्टिव तो उसको ग्लास मैट्रिक्स और ये करके अंडरग्राउंड डिपोजिशन के लिए ये वास्ट मैनेजमेंट है। सो इंडिया का जो वास्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल सबसे एक नंबर बेहतरीन तरीके से उनको जो है सेफ्टी एंड प्रिकॉशनरी मेजर ये करके करने के बाद जो है आपका उसका जो वास्ट मैनेजमेंट जो है क्लोज साइकिल में वास्ट मैनेजमेंट जो है बहुत ये है। सो ARB ये सब देखते हैं और अपने जो न्यूक्लियर जो फ्यूल का जो वास्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक ग्रुप बहुत सारे ग्रुप्स है, सो ग्रुप उनको देखते हैं जो कि जो है अपना कहीं से अंडरग्राउंड वाटर में लीचिंग होके ना आए। सो ये फर्स्ट ऑफ योर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स की जो है ख्याल रखना है।
सो अब जो अभी बताएंगे जो है किस तरीके से रिएक्टर को जो इंडिया में हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हो रहे हैं। अभी जो बताएंगे अपना इंडिया का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम है ना। सो इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम जो पायोनियर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा जो है। सो जिनका नाम पे जो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये सब है ना। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सो आपने सुने हैं बीआरसी का नाम है ना। सो बेसिकली फर्स्ट जो है उनका लीडर में उनकी जो है ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1956 में जो है ये हुए थे। सो उसमें 54 में है ना। सो उसमें जो है फिर उनका विजन में जो है फर्स्ट जो है हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ हिस्टोरिकल डेज जो है 1956 की 4 अगस्त जो है अप्सरा रिएक्टर जो है आपको एक क्रिटिकलिटी अचीव की है ना। तो ये जो है इंडिया का जो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है ना। सो टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। फिर साइरस कनाडियन इंडियन रिएक्टर जो 1960 में 61 में जो जीरो पावर इसमें जार्लिना पूर्णिमा के 2-3 ये आए हैं। 1972 में ध्रुवा 85 के आसपास है। फिर कामिनी कालपक्षम में है। सो दिस ऑल आर जो है रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर में क्या है रिएक्टर का डिफरेंट रिसर्च। सो दिस ऑल आर रिसर्च रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर और जो है और आपका जो है आइसोटोप प्रोडक्शन। सो आइसोटोप प्रोडक्शन, सो ये रिएक्टर से आपको रिसर्च करने के लिए मिला न्यूटन का फ्लक्स, न्यूटन में कैसे रिएक्टर का जो है अंदाजा आता है ना। अब जो है अब इंडिया का जो लगभग जो 40-50 रिएक्टर अब ऑलरेडी आने लगे। सो इंडिजिनियसली जो है PHWR का जो है इंडिया में लगभग इसका एक्सपर्टाइज बना चुके हैं ना प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। सो जो है ये रिएक्टर का सो अभी ये उन्होंने भाभा ने एक ये डिरेक्शन ये किया है जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में ये करते हैं। क्यों? सो इंडिया में जो आप बताएंगे जो है बेसिकली तो उससे पहले एक स्टेप बताते हैं। सो व्हाट इज दिस फिसाइल एंड फर्टाइल। फिसाइल मटेरियल क्या है? फिसाइल मटेरियल यूरेनियम 235 है ना और जो है प्लूटोनियम 239। सो इससे फिशन होता है ये, दिस इज ऑल कॉल्ड फिसाइल मटेरियल। ओके। सो अब यूरेनियम का जो है थोरियम 232 और यूरेनियम 238 है ना। तो इससे आपका ये इसके आपका फिसाइल मटेरियल नहीं है। सो इसको आप फास्ट न्यूट्रॉन से इसको आप ब्रीडिंग करने के बाद जो है मतलब इससे न्यूट्रॉन से क्या होता है यूरेनियम 230 प्लस न्यूट्रॉन। सो यूरेनियम 239 बना। सो फिर एक बीटा निकल गया नेपच्यूनियम जो है 239 ये, फिर और एक बीटा निकलने के बाद प्लूटोनियम 239 ये बनता है। सो इससे न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन से हिट करने के बाद आपका जो है ये जो मटेरियल बना ये प्लूटोनियम, दिस 2 आर आपका जो है फिसाइल। बट ये जो 2 है ये आपका फर्टाइल। फर्टाइल मतलब इससे आपका ब्रीडिंग होने के बाद ये फिसाइल मटेरियल बन सकते हैं। बट यूरेनियम 235 ऑलरेडी जो है फिसाइल मटेरियल है ना। सो अपने इंडिया का में है यूरेनियम 235 का ये बहुत कम है। सो आपको जो है आपका यूरेनियम का ओर जो है और ये यूरेनियम 235 बाहर से आपको जो है इंपोर्ट करना था। तो इसलिए आप कुछ कंट्रीज में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में वो मना कर दिए थे। सो ये सब नहीं देंगे और बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लगाए। सो इसलिए अब इंडिया का अपने केस में थोरियम बहुत है। सो आप थोरियम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए उसके लिए 3 स्टेज पावर प्रोग्राम जो है इंडियन 3 स्टेज पावर प्रोग्राम है ना। 3 स्टेज पावर प्रोग्राम। सो ये क्या है? सो ये आप बताएंगे। सो इसमें फर्स्ट स्टेज में ये आपका फर्स्ट स्टेज में नेचुरल यूरेनियम का जो है यूरेनियम 235 को जो है ये इस रिएक्टर में उसको ये करने के बाद यहाँ पे यूरेनियम 235 के साथ यूरेनियम 238 भी है ना। सो यूरेनियम 235 का जो है वहां से प्लूटोनियम बनता है। सो प्लूटोनियम 239 जो है प्लूटोनियम 239 ये नेक्स्ट स्टेज में जो है ये आपका सेकेंड स्टेज के लिए आपका फ्यूल बनता है प्लूटोनियम 239 बेस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। व्हाई इट इज फास्ट? क्योंकि दिस इट इज यूटिलाइजिंग फास्ट न्यूट्रॉन फॉर कन्वर्टिंग जो है आपका यूरेनियम 238 टू प्लूटोनियम और थोरियम 232 टू यूरेनियम 233।
सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम का जो है 233। सो यहाँ पे जो रिएक्टर का ब्लैंकेट में जो कोर रिएक्टर का बाहर, ये आपका रिएक्टर अगर कोर है तो उसका बाहर इसको बोलता है ब्लैंकेट। जो यहाँ पे आपका जो है थोरियम डाला जाता है, थोरियम और यूरेनियम 238। सो यहाँ से फास्ट न्यूट्रॉन निकालने के बाद इसको यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 बनेगा। सो ये जो मटेरियल जो है ये इन्वेंटरी ऑफ यूरेनियम 233 ये आपका नेक्स्ट जो है रिएक्टर जो है ब्रीडर रिएक्टर में यूज होगा 233। सो उसके साथ भी यूरिन थोरियम भी डाला जाता है। सो ये थोरियम से 233 बनाने के बाद ये जो थोरियम का यूटिलाइजेशन, सो लॉन्ग रेंज में लॉन्ग रन में आपको थोरियम अपने इंडिया में बहुत है, तो थोरियम को यूटिलाइजेशन करना है आपका सेकेंड स्टेज से आपका यूरेनियम थोरियम से 233 और यहाँ पे 233 इसका जो है इसका फ्यूल है और उसके साथ थोरियम और भी ब्लैंकेट में डालने के बाद 233 बनाया जाता है प्रीप्रोसेसिंग में। सो ये आपका लॉन्ग रेंज में ये क्लोज साइकिल में आपका जो है रिएक्टर का प्रोग्राम चलते रहेगा। सो लॉन्ग रेंज में हमको पावर का कोई दिक्कत नहीं आएगा इफ वी अडॉप्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इंडियन 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ओके, आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ये है फ्यूजन। सो फ्यूजन आपका एक न्यूक्लियस के 2 टुकड़े बनना है और फ्यूजन मतलब इफ यू कोलैप्स मतलब 2 न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1 न्यूक्लियस, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, एक साथ जुड़ना है ना। सो हाइड्रोजन बन के ये जो है आपका जो हीलियम ड्यूटेरियम बना है, ड्यूटेरियम से आपका हीलियम 3 बनता है, हीलियम और ये जो ड्यूटेरियम से ट्रिशियम भी बनता है। फिर एक ये है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, एक ट्रिशियम से आपका जो है हीलियम बनते हैं। सो हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से जो हीलियम एटम बना, सो ये हीलियम एटम बनने के बाद जो है ह्यूज सब एनर्जी, ये एनर्जी निकलता है। सो एनर्जी यहाँ से जितना निकलती है फिशन से 10 टाइम्स मोर देन आपका जो है फिशन। सो फिशन से भी आपका बहुत एनर्जी ज्यादा निकलती है, इसीलिए तो लोग फ्यूजन बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनता है और ये एनर्जी को यूज करके जो है वहां पे एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। और जो है इसका एक कंट्रोल रिएक्टर भी बना सकते हैं ना, जो कंट्रोल फ्यूजन है ना। कंट्रोल फ्यूजन से भी एक प्रोजेक्ट है ना, मतलब जहां पे आपको कांस्टेंट स्टेडी पावर मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, बेसिकली आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। सो दोनों हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है ना, सो दोनों न्यूक्लियस एक साथ जुड़ेंगे तो उसका दोनों न्यूक्लियस का जो बैरियर पोटेंशियल जो है वो भी बताएंगे। बैरियर पोटेंशियल लगभग 400 EV के आसपास है ना। सो 3/2 kT इक्वल टू 400 EV। सो टेम्परेचर आप निकालेंगे 3 × 10⁸ जो है इतना केल्विन टेम्परेचर। सो 3 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए दो ये इसका, क्योंकि कूलम्ब रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए आपको इतना काइनेटिक एनर्जी देना है। सो इतना काइनेटिक एनर्जी 2 न्यूक्लियस को देना है जो कि एक साथ जुड़ जाए। सो इसका एनर्जी कहां से मिलेगा, फिशन से। सो फिशन, सो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आपको फिशन चाहिए, फिशन की एनर्जी आप जो है ये करना। सो बेसिकली जो कंट्रोल फ्यूजन का जो केस बताया ना, तो वहां पे आपको जो है इतना हाई एनर्जी प्रोड्यूस करना है। मतलब ये एक आपको रिएक्टर कुछ बनना है फिशन रिएक्टर, जो जहां पे आपको एक प्लाज्मा प्रोड्यूस करना है। प्लाज्मा मतलब यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सो इसका जो टेम्परेचर जो है 8 ऑर्डर की टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो उसका जो है इसके लिए आपको इतना जो है प्लाज्मा को कौन सा कंटेनर, इतना हाई टेम्परेचर कौन सी कंटेनर में आप रख सकते हो, इसका एक बिग चैलेंज। सो इंडिया भी बहुत सारे कंट्री के साथ साथ इंडिया भी कंट्रोल जो है फ्यूजन का बारे में भी काम कर रहे हैं ना। सो अगर वो बनेंगे तो अपना एक एनर्जी का और भी एक नया जो है ये खुल जाएगा, जो आपका एनर्जी के कॉन्टेस्ट सोर्स। सो ये सोर्स वर्ग में क्यों ऐसा सोचा गया, क्योंकि अपना जो सान है, सान में ये आपका कॉन्टिन्यूअस 4 हाइड्रोजन से, ये सान में आपका जो कॉन्टिन्यूअस जो 4 हाइड्रोजन से आपका हीलियम बनी जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर ह्यूज एनर्जी ऐसा बार्न होती जा रही है ना।
सो इतना हाइड्रोजन वहां पे स्टॉक है, लगभग 5 इंटू 10⁻9 ईयर इसका जो है टोटल बार्न होके इतना दिन तक इसका एनर्जी सप्लाई करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा, क्योंकि उसका एनर्जी तो नहीं है। तो कोलैप्स होने के बाद जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर उसका जो है फिर से आपका वो फ्यूजन चालू होगा। सो लास्ट फ्यूजन होने के बाद ये आपका रेड जाइंट बन जाएगा, जो आपका ये है। तो रेड जाइंट, ड्वार्फ, ये न्यूट्रॉन स्टार, ये सब अपने बताएंगे बाद में, है ना। तो ये बन के जो है एक लाल गोला बन के वो आसमान में रह जाएगा, बाद में वो ब्लैक होल बनेगा। तो ये सब बहुत सारे ये है क्रिटिकल मास के ऊपर डिपेंड करके, है ना। सो ये सब तो एक एस्ट्रोफिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। अब ये जो है आपका मतलब अपना स्थान में भी एक कॉन्टिन्यूस ऐसा फ्यूजन हो रहा है। सो हीलियम से जुड़ के फिर कार्बन बनता है, फिर बहुत सारे एलिमेंट इस तरीके से तो बना है, ये लोहा ये सब मटेरियल बना है ना। तो ये यहाँ से ये इस तरीके से फ्यूजन से बनते हैं कंप्लीट जो साइकिल से। अब ये इतना जो फ्यूजन का बारे में बात किया, फ्यूजन बारे में बात हुआ, अब इसका यूटिलिटी क्या है। सो आपका जो है बेसिक यूटिलिटी का अगर बारे में बात करेंगे, सो आपको जो है फर्स्ट जो है आपका यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप। सो फर्स्ट ये आपका पावर, रेडियो आइसोटोप में पावर प्रोडक्शन। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है। फिर नेक्स्ट जो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आपको रेडिएशन थेरापी, मैंने जहां पे कैंसर सेल प्रोड्यूस हुआ वहां पे आपको रेडिएशन से उसको कैंसर सेल को मारा जाता है। सो कैंसर थेरापी इसमें यूज होती है। अब जो है सोडियम 24 जो है पोटासियम 32, इससे जो है आपका जो है FDG है ना, FDG है ये फ्लोरिनेटेड ग्लूकोज जो है। तो फ्लोरिनेटेड ग्लूकोज अपना ये अपने VCC में यहाँ पे न्यूक्लियर जो है मेडिकल साइक्लोटोन है, जहां पे आपको है ये रेडियो एक्टिव जो है ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। सो ये ग्लूकोज बनाने के बाद जो है पावर सैंपल में डाला जाता है। सो आपको कैंसर सेल का जो है ग्लूकोज एक्सेप्ट वो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसका ग्लूकोज एक्सेप्ट करने का बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इसलिए उसके बाद पेट स्कैन करके, मतलब ये अगर ह्यूमन बॉडी है ना, ये ह्यूमन बॉडी, तो इसके साथ ये स्कैनिंग करने के बाद कौन सी सेल में ज्यादा ग्लूकोज ऑब्जॉर्व किया, तो वहां पे कैंसर का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए इस तरीके से जो है आपका डिफरेंट जो है आपका डिजीज डिटरमिन में भी ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूटिलिटी होती है। अब और भी एक जो इम्पोर्टेंट जो ये बनेंगे C14/C12 रेशियो। ये क्या है, ये है आपका कार्बन डेटिंग। सो C14 ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव, और ये नॉर्मल। सो एक सैंपल मान लीजिए लाइव है, तो आपका ये लाइव में क्या होगा, नॉर्मल कार्बन का धीरे धीरे ये जो है आपका सेम ही रह जाएगा, C12 जो रह जाएगा। आप रेडियो एक्टिव कार्बन का इसका धीरे धीरे जो है डीके होने लगेगा। सो अब मान लीजिए अभी पोजीशन में आपका 1:X रेशियो में था, जो है C12 जो है C14। सो अभी C14 कितना है और उसका हाफ लाइफ पता है ना। सो उस तरीके से आप निकाल सकते हो जो है आपका उसना वो कितना हाफ लाइफ के बाद ये अभी का जो पोजीशन यह है, सही है ना। तो इसमें इस तरीके से आपको किसी भी एज पत्थर का, किसी भी पहाड़ और इसका जो है आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, इसका एज निकाल सकते हो कार्बन डेटिंग से, है ना। तो इस तरह से इसका बहुत सारी यूटिलिटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।